ओके जी, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। फिज़िकल एजुकेशन में अनाटमी और फिजियोलॉजी की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन का नाम है जिस्मानी तालीम, जिस्म के बारे में पढ़ना और जिस्म की बनावट और उसका काम क्या है, जिस्मानी अज़ा की बनावट और उसका काम क्या है। ठीक है जी, अगर इसको हम साइंस की ज़बान में कहें कि हमारा जिस्म किस तरह से बना हुआ है और ये काम क्या करता है, तो इसको साइंस की ज़बान में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे जी हमारे जिस्म की एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। तो पता चला कि एनाटॉमी हम कहते हैं कि हमारी बॉडी पार्ट्स की बनावट। टाइम से आप लोग ज्वाइन किया करें भाई, फिर ये बार बार डिस्ट्रैक्शन होती है। एनाटॉमी हमारे बॉडी पार्ट्स की बनावट को कहते हैं, किस तरह की इनकी शक्ल सूरत है, कौन कौन सी चीज़ें मिलकर कोई एक आर्गन बना रही हैं, टिश्यू बना रही हैं, सिस्टम बना रही हैं। ठीक है जी, ये है अनाटमी। और फिजियोलॉजी आता है कि जी हमारे बॉडी पार्ट्स या एज ए होल बॉडी या उसके छोटे छोटे पार्ट्स सेल लेवल से लेके सिस्टम लेवल तक क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे अनाटमी और फिजियोलॉजी की कुछ इंट्रोडक्शन के हवाले से, बेसिक टर्म्स इसकी हम पढ़ेंगे कुछ। सबसे पहले ये कुछ टर्म्स नीचे दी हुई हैं कि जी हम अनाटमिकल पोजीशन पढ़ेंगे और पेंडिकुलर स्केल्टन। स्केल्टन दो तरह के होते हैं, एक्सियल और पेंडिकुलर। बॉडी कैविटीज़ पढ़ेंगे, बॉडी प्लेन पढ़ेंगे, बॉडी के रीजन्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके टेस्ट में। दो चार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर ये पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम आते हैं जी कि अनाटमी और फिजियोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन तो आपको बता दी है। दोबारा से हम करते हैं, सेकंड पेज अगर आप ओपन करें, व्हाट आर अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है जी, तो वही वो कहते हैं कि जी अनाटमी जो है वो एक ग्रीक वर्ड, यूनानी लफ्ज़ से निकला है। ये ग्रीक और लैटिन किसी दौर में जिस तरह से आजकल सारे उलूम व फ़नून अंग्रेज़ी में हैं, तो एक वक्त था जब यूनानी ज़बान और लातिनी ज़बान का अरूज था और उन ज़बानों के मायानाज फ़िलासफ़र और साइंटिस्ट और उस वक्त के बड़े इम्पोर्टेंट उनके पास जो नॉलेज होता था वो उनकी ज़बान में होता था। ठीक है जी, तो जितनी भी हम साइंस की बेसिक्स पढ़ते हैं, पता चलता है जी कि इसकी दरियाफ्त यूनान से हुई थी। इवन कि हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इसमें हम एंशिएंट ओलंपिक्स का जिक्र जब हम करते हैं तो पता चलता है जी कि हमारी जो स्पोर्ट्स हैं ये भी कदीम यूनानी दौर से स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, वो सारी डिटेल हमने पढ़ी हुई है। तो एनाटोम एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है जी कि कट करना, काटना, बॉडी को कट करना। ठीक है जी, जिस तरह से आप सब्जी को कट करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। फॉर एग्जांपल गाजर कट करनी है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप उसको लंबाई के रुख काट कर सकते हैं, आप उसको हॉरिजेंटली चौड़ाई के रुख उसको उसके तराशे कट कर सकते हैं, उसके तिरछे तराशे कट कर सकते हैं, बारीक कर सकते हैं, या उसके थिक कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह अनाटमी का मतलब है कि जी हमारी बॉडी को इस तरह से काटना कि उसकी साख्त, उसकी बनावट वाज़े हो जाए। तो यहाँ से अनाटमी का लफ्ज़ निकला है और सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनती है जी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स या लिविंग थिंग की बॉडी पार्ट्स। अगर हम ह्यूमन अनाटमी की बात करेंगे तो यहाँ पे लफ्ज़ लगाएंगे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। सिर्फ अनाटमी की बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स की बनावट, स्ट्रक्चर का मुताला अनाटमी कहलाता है। और वो स्ट्रक्चर, वो बॉडी पार्ट्स फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसका मुताला हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है जी, जब हम इसको मज़ीद बारीकी से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जी कि किसी भी बॉडी पार्ट का, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन अनाटमी की बात करते हैं
तो इंसानी जिस्म का मुताला दो तरह से किया जा सकता है। अगर तो हम ये स्टडी, ये ऑब्जर्वेशन हमारी बॉडी की या वो बड़े बड़े आर्गन्स जो हमें नज़र आते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है जी, लंग्स देख सकते हैं, स्टमक देख सकते हैं, किडनीज देख सकते हैं। तो ओवरऑल मसल्स, बड़े बड़े मसल्स, स्केलेटल मसल का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ग्रॉस अनाटमी का मतलब है कि बॉडी पार्ट्स की स्ट्रक्चर, बनावट का नेकेड आई के ज़रिए ओवरऑल मुशाहदा करना, मुताला करना ग्रॉस अनाटमी कहलाता है। और अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से उन्हीं बॉडी पार्ट्स के बारीक तराशों का मुताला करें, टिश्यूज़ का, सेल्स का, या सेल के अंदर जो ऑर्गेनीज हैं उनका मुताला अगर हम करते हैं, स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, और फिर देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनीज हैं जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक अनाटमी। या फिर बायोलॉजी की शाख आ जाती है हिस्टोलॉजी। बायोलॉजी की बहुत सारी शाखें हैं। साइटो का मतलब है सेल और हिस्टो का मतलब है टिश्यू। तो साइटोलॉजी सेल का मुताला, स्टडी ऑफ सेल, तो डेफिनेटली सेल छोटा है तो वो भी माइक्रोस्कोप से किया जाता है। और हिस्टोलॉजी वो भी टिश्यूज़ का मुताला, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसा फंक्शन और एक जैसी शक्ल सूरत रखने वाले जो सेल हैं, जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं टिश्यूज़, ठीक है जी। तो सेल और टिश्यू का मुताला ये कहलाता है माइक्रोस्कोपिक अनाटमी जी। उसके बाद फिजियोलॉजी हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म आ रही है वो है होम्योस्टेसिस। बहुत अहम टर्म है ये, बार बार आप इसका जिक्र पढ़ेंगे। स्टेसिस का मतलब है जी स्टेबिलिटी, तवाज़न, ठीक है, स्टैटिक पोजीशन, किसी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर रुक जाना। और हमारे बॉडी पार्ट्स, जिस तरह से आजकल हम कहते हैं जी कि इन्वायरमेंटल चेंज, ठंड हो रही है, सर्दी पड़ रही है, कुछ अर्से बाद गर्मी पड़ेगी, ठीक है जी। तो जो ये चेंजेस आ रही हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, हमारे बैरूनी माहौल में, लेकिन एक इन्वायरमेंट हमारे जिस्म के अंदर है, इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है जी, हमारे अंदरूनी बॉडी पार्ट्स का इन्वायरमेंट। अगर उनकी अंदरूनी जो इन्वायरमेंट है हमारा, वो सेम रहता है, अफेक्ट नहीं होता बैरूनी इन्वायरमेंट से, यानी कि बाहर सर्दी गर्मी हो रही है, लेकिन हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ टेम्परेचर की, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, सेम रहता है, सर्दियों में ओवरऑल हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है जी, जल्दी से कोई बताएं। यूनिट के साथ बताया करें, डिग्री, हाँ जी, हाँ वो डिग्री यही होता है ना, यूनिट यही होता है ना कि पूरा आप उस स्केल के साथ मेंशन करें कि 37 सेंटीग्रेड या सेल्सियस, और 98 जो है वो फ़ारेनहाइट में होता है। अब बाहर चाहे सर्दी हो रही है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर क्या 37 से कम हो जाएगा? कभी भी नहीं। और अगर बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहेगा। तो ये सिचुएशन कहलाती है होम्योस्टेसिस। अब याद रख लें, हमारा ब्लड प्रेशर है वो फिक्स रहता है, और हार्ट रेट हो गई, हार्ट बीट हो गई, और ब्रीथिंग रेट हो गया, सांस की रफ्तार जो एक रेट है वो तकरीबन फिक्स रहता है। यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। जब आप बैठे हुए हैं तो कितनी होती है जी, 12 से 18 तक काउंट है। वैसे इसको 15 से 18 दफ़ा पर मिनट हम सांस लेते हैं, ठीक है जी। तो होम्योस्टेसिस का पता चल गया। ओके जी, उसके बाद है 1.2 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी।
देखिए जी, हमारी बॉडी की एक प्रॉपर एक तंजीम है। हमारी बॉडी एक ख़ास किस्म के छोटे-छोटे स्ट्रक्चर से लेके बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है। हम ये देखते हैं कि हमारा जिस्म कितने किस्म के इन लेवल से गुज़र कर बना हुआ है, या इसकी डिवीज़न अगर हमारी बॉडी की जाए ऑर्गेनाइज़ेशन के हवाले से, तो वो कितनी डिवीज़न्स हैं। ठीक है जी, कि सबसे पहले हम देखते हैं बारीकी की तरफ अगर जाएँ, नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बड़ी बेहतरीन बनी हुई है, इसको अगर आप गौर करें, याद रख लें, अपने माइंड में सबसे पहले एक बात बिठा लें कि तमाम लिविंग थिंग, जानदार, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना, वो सेल से बने हुए हैं। और सेल जो है वो ज़िंदगी की साख्त और फेल की इकाई है। यानी कि इस साख्त और फेल को अंग्रेजी में अगर हम कहें तो लिखा होगा कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं क्या सेल भी किसी और चीज़ से मिलकर बना हो। यस, डेफिनेटली सेल के अंदर ऑर्गेनीज हैं, और उसके छोटे-छोटे जो ऑर्गेनीज हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स वगैरह हैं, ये किस चीज़ से बने हैं। तो जब हम और बारीकी की तरफ जाते हैं, हमें पता चलता है जी, छोटे-छोटे मॉलिक्यूल हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है जी, ये फैट के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स हैं, वगैरह वगैरह, लिपिड्स के मॉलिक्यूल। तो जब हम इनमें जाते हैं कि भी अच्छा ये मॉलिक्यूल किस चीज़ से बने हुए हैं, तो पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि ग्लूकोज का एक सिंपल सा मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं, तो पता चलता है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के खास एक एटमों की तरतीब से बने हुए हैं, जिनमें एटमों की तादाद मुख्तलिफ है। ठीक है जी। इसी तरह पानी का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं, फैटी एसिड्स हैं। ये छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे कुछ एटमों से मिलकर, ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं। अच्छा जी, अब वो ग्रुप ऑफ एटम के हवाले से अगर हम देखें तो हम सब ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है मैट्रिक लेवल तक। इससे अगर ऊपर किसी ने एफएससी पढ़ी है तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि एटम का अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करें तो पता चलता है कि एटम किस चीज़ से बना हुआ है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस जी, उसके कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बुनियादी उसके ज़र्रात हैं। वो कौन कौन से ज़र्रात हैं? सबसे पहले उसका न्यूक्लियस है सेंट्रल, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज का ज़रा है और एक न्यूट्रल है, और उसके बाद फिर उसके गिर्द कुछ शेल्स हैं, कुछ रास्ते हैं, मदार हैं। उन रास्तों में, उन मदारों में कुछ सर्कुलेट कर रही हैं चीज़ें, नेगेटिव चार्ज के हमें ज़र्रात, वो कौन से हैं? उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है जी। तो सॉरी, ये जो छोटे-छोटे ज़र्रात हैं ना, यहाँ तक स्टडी बस हो गई है अभी तक फ़िलहाल। तो हमारा तंज़ीम का, हमारी बॉडी की तंज़ीम का सबसे बारीक लेवल क्या है, जो अब तक स्टडी किया जा चुका है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। कि ये जो पार्टिकल्स हैं किसके हैं? एटम के पार्टिकल हैं, और इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है जी। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एटम बनाते हैं। तो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, ये हमारा बेसिक लेवल स्टार्ट है। और फिर हम देखते हैं कि जी यही एटम मिलकर कुछ एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल आपको मैंने बता दी है, प्रोटीन, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स वगैरह वगैरह। तो दूसरा लेवल है जी हमारा मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके छोटे छोटे ऑर्गेनेली बना देते हैं। जैसे कि डीएनए एक छोटा ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है। ठीक है जी। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, वगैरह वगैरह।
फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, वो एक छोटा सा ऑर्गेनली है, उसके अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स मिलकर ये ऑर्गेनली बना रहे हैं। इसी तरह राइबोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी अपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एटसेट्रा। पौधों की अगर बात की जाए तो सेल वॉल होती है, जानवरों में सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ तक एक अगला लेवल पढ़ लिया कि ऑर्गेनली लेवल, ठीक है, या इसको हम कहते हैं सेल लेवल, ठीक है। सेल लेवल में भी हम देखते हैं तो सेल को बाहर से स्टडी नहीं करते, सेल के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, अंदर पे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, जिनके नाम अभी आपको बता दिए मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, राइबोसोम्स वगैरह वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, अब सेल का मुताला कर लिया, ये चीज़ें ना जब आप ज़ुबैर साहब की बुक पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एमसीक्यू पहले चैप्टर्स में आए हुए हैं, इसलिए ये जो बुक आपको करवा रहा हूँ, स्टार्ट करवाई हुई है, तो ये एज इट इज़ मतलब समझ लें कि ज़ुबैर साहब ने यहीं से ही बुक लिखी है, इसी बुक से उन्होंने एमसीक्यूज़ की बुक लिखी है, तो लिहाजा ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जितना शॉर्ट हो सकता था। बाकी जितनी भी बुक्स आप लेंगे तो एक तो शायद उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होगी, इसमें कुछ चीज़ मिसिंग नहीं है, एक्स्ट्रा ज़रूर होगी आपसे लेकिन मिसिंग नहीं है, लेकिन बहुत डिटेल नहीं है, सिर्फ बेसिक डेफिनेशन ही लिखी हुई है, लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, और हमें चाहिए भी ऐसी ही बुक थी। तो अनाटमी की ये अब तक जितनी भी बुक्स आपको मिलेंगी सबसे अच्छी बुक है आपके हवाले से। तो इन चीज़ों को आप सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो एमसीक्यूज़ को सिर्फ एक नज़र देखेंगे तो आप खुद करेंगे। जी, बात हो रही थी हमारे सेल्स लेवल की, फिर हम देखते हैं एक जैसी स्ट्रक्चर और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले, यानी कि ऐसे सेल जिनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सेम है, उन सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यूज़। फिर टिश्यूज़ का मुताला है जी, साइटोलॉजी आ जाती है, ठीक है। टिश्यूज़ बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो टिश्यूज़ हमारे पास जी 4 मेजर टिश्यूज़ हैं, जिनमें एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ठीक है जी, और उसमें मस्कुलर टिश्यू है, उसमें नर्वस टिश्यू है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, अब हम इनको बारी बारी एक नज़र देखते हैं क्योंकि इसके भी एमसीक्यूज आएंगे। एपी का मतलब होता है हमेशा बाहर वाली, बैरूनी, एक्सटर्नल, और थीलियल हम कहते हैं कि एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली। एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट अगर आप देख लें तो उनकी जो एक्सटर्नल लेयर होगी उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि स्किन बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इस स्किन की जो बैरूनी लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, याद रख लें। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि कनेक्टिव टिश्यू में भी स्किन की मिसाल दी जाती है कि स्किन एक बहुत बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन स्किन की जो एक्सटर्नल लेयर है बारीक, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। इसी तरह हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल कौन कौन से हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और हमारे खून की नालियाँ हो गई, और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन्स के अगर हम खोलें तो इनकी अंदरूनी लेयर जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं, नाम से जाहिर है, कनेक्ट करने वाली ऐसी टिश्यूज जो किसी एक जगह पर नहीं पाई जाती बल्कि ये कनेक्ट कर रही हैं मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को। जैसा कि बोन है, तो बोन किसी एक जगह पर नहीं है, वो हमारे मुख्तलिफ किस्म के मसल्स को, मुख्तलिफ बॉडी रीजन्स को आपस में मिला रही है, इसलिए बोन्स कनेक्टिव टिश्यू हैं, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। फिर है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, जिनमें हमारी नर्व्स वगैरह भी आ जाती हैं, लेकिन नर्व्स को आप नर्वस टिश्यू में हम देखते हैं, इधर नहीं उसको देखते हैं। फिर हम सॉफ्ट टिश्यूज़ में हमारी स्किन आ जाती है, वो देखें कि पूरे बॉडी को
कनेक्ट कर रही है एक बॉडी हिस्से को, बॉडी पार्ट को दूसरे से। फिर हम कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा जी, जल्दी से बताएं। ब्लड, गुड। ब्लड जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में अगर आप देखें तो लाखों सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो उनकी सबकी शक्ल सूरत एक जैसी होती है, वाइट वाले सबकी एक। उसमें मजीद अगरचे इकसाम हैं, उसकी टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट और ल्यूकोसाइट वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं, और जब टॉपिक आएगा हम पढ़ेंगे। और इसी तरह रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। सॉरी। एक्चुअली मैं एंटीबायोटिक्स बहुत इमरजेंसी कंडीशन में लेता हूँ, और वैसे ही इन चीज़ों का कोई देसी इलाज या छोटा मोटा जो है या फिर बॉडी की अपनी इम्यूनिटी से ये चीज़ें ठीक हो जाएं, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है ये ठीक होने में। ओके जी, कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही थी, तो ब्लड जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है जी। इसी तरह टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। उसके बाद हम आते हैं जी, मसल टिश्यू क्या है, ठीक है जी। मसल हमारे पास अ, 3 तरह के होते हैं। पहले भी हमने ये छोटा सा टॉपिक पढ़ा हुआ था, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, ठीक है जी। तो सिर्फ याद रखने के लिए, स्मूथ मसल नाम से ही जाहिर है कि इसमें नॉन स्ट्रेटेड या प्लेन इसमें धारियाँ होती हैं, कोई ये स्मूथ होते हैं, इसमें कोई अलग अलग स्ट्रेशन नहीं होती, धारियाँ नहीं होती, इसलिए इनको नॉन स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते, इनवॉलंटरी होते हैं। और दूसरे होते हैं जी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल स्ट्रेशन होती है उसमें, स्ट्रेशन का मतलब है कि धारियाँ होते हैं, सफ़ेद पट्टियाँ और वाइट अपना ब्लैक एंड वाइट पट्टियाँ होती हैं, लेकिन ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते। फिर आ जाते हैं जी हमारे स्केलेटल मसल। नाम से ही ज़ाहिर है कि हमारे स्केलेटन यानी कि हड्डियों से जुड़े हुए हैं, हड्डियों से जुड़े होते हैं, तो मैक्सिमम हमारी बॉडी की मूवमेंट इन्हीं मसल के मरून में रहता है, स्केलेटल मसल के। और स्केलेटल मसल का काम है जी मूवमेंट देना, फैलना सिकुड़ना, 2 काम है इसके। और इसके साथ साथ बॉडी के लिए हीट प्रोड्यूस करना। 80% मसल हमारी बॉडी की प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्केलेटल मसल। 80% हीट हमारी बॉडी को जो चाहिए होती है वो स्केलेटल मसल प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, ये थी हमारी टिश्यूज़, स्केलेटल अपनी मस्कुलर टिश्यूज़। देन आ जाता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पर मुश्तमिल है या न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है, ठीक है जी। तो ये हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, बॉडी को कंट्रोल करता है और पैगाम देता है, ठीक है जी। तमाम तर हमारी बॉडी के जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम अपने साथ मिला लेता है एंडोक्राइन सिस्टम को। ये तो था जी टिश्यू लेवल। उसके बाद होता है जी आर्गन लेवल। अब ये जो 4 टिश्यूज हमने पढ़ी है ना, मस्कुलर टिश्यूज यानी कि मस्कुलर टिश्यू मिलके कोई एक आर्गन बनाएंगी, उसी आर्गन को चलाने के लिए उसके गिर्द ये नर्वस टिश्यू भी उसको पैगाम दे रही होंगी, और उसके साथ साथ उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी उसको ब्लड सप्लाई कर रही होंगी और ब्लड भी उधर जा रहा है। फिर उसके साथ साथ एपिथेलियल टिश्यूज भी उसके साथ होंगी। तो ये चारों टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाती हैं, और ऑर्गन एक छोटा सा मशीनरी का एक यूनिट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए काम करता है, ठीक है जी। आँख एक ऑर्गन है, नाक एक ऑर्गन है, टंग एक ऑर्गन है, दांत एक ऑर्गन है, ठीक है जी। हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, ये सारे क्या हैं, एक एक छोटे छोटे ऑर्गन हैं, हमारी बॉडी के इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, और अपने हिस्से का काम करके जो इसके साथ दूसरे ऑर्गन अटैच होते हैं
उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ये बहुत सारे आर्गन मिलकर कोई एक सिस्टम बना देते हैं। ठीक हो गया जी। अब सिस्टम क्या चीज़ है? सिस्टम है जी कि बहुत सारे जो हमारे आर्गन्स हैं वो इकट्ठे एक मकसद के लिए काम करते हैं। जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एलिमेंट्री कैनाल पूरी से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल पर मुश्तमिल है और एलिमेंट्री कैनाल हमारी मुंह से स्टार्ट होती है, जिसमें दांत हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवा है और टंग है, एपिग्लॉटस है और उसमें फेरिंग्स है और एसोफेगस है, स्टमक है और उसके साथ साथ इंटेस्टाइन है। फेरिंग्स हलक को हम कहते हैं, लेरिंग्स नहीं होता, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। अच्छा, इसके अलावा ये थे नेसेसरी आर्गन। फिर आ जाते हैं कुछ असेसरी आर्गन। ठीक है, असेसरी आर्गन जो है वो डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेते, लेकिन मतलब कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी अपनी कुछ सिक्रेशन, कुछ हार्मोन्स और कुछ एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करते हैं इस निज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि लीवर है, पेंक्रियाज है और गॉल ब्लैडर है। तो ये तीनों एसेसरी आर्गन्स हैं, ठीक है ना। ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ इन तमाम को कंट्रोल कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो खैर ये था जी एक सिस्टम। और सिस्टम हमारे बॉडी के तकरीबन 11 सिस्टम हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक ह्यूमन एनाटॉमी से है, ह्यूमन बॉडी से है। तो हमारी बॉडी में 11 सिस्टम काम कर रहे हैं। कौन कौन से सिस्टम हैं जी? अगर आपको नाम आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको लिखवा देता हूँ या आपको आने चाहिए। बाकी आम है, सिर्फ 2-3 थोड़े से मुश्किल है। सबसे पहले अगर हम बात करें जी कि डाइजेस्टिव सिस्टम लिखें। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद नहीं, तरतीब से अगर हम चले तो खुराक कहाँ जाती है, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 हो गया। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद फिर हमारा नर्वस सिस्टम है, फिर मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है और उसके लिम्फेटिक सिस्टम एक होता है और उसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ हमारा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। ठीक है, और 11वां सिस्टम है हमारा इंटीगुमेटरी सिस्टम, जो हमारा स्किन का निज़ाम है। ठीक है जी। तो ये वो निज़ाम है 11 जो हमारी पूरी बॉडी को चला रहे हैं। ओके जी, ये तो था यहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन लेवल थे हमारे ऑर्गेनिज्म के, कि हमारी जो एक जानदार है पूरा, वो कितनी किस्म के छोटे छोटे लेवल से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई बात ना समझ आई हो किसी को? ओके जी, चलें आगे। ओके जी, उसके बाद है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के। अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मुश्किल मुश्किल टर्म्स देखने को मिलेंगी। अनफेमिलियर टर्म्स हैं जो सिर्फ एनाटॉमी में ही इस्तेमाल होती हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी कुछ इस्तिलाहात होती हैं, टर्म्स होती हैं। तो ये टर्म्स हम ज़रा रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी कि एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन, सब लोग अगर बैठे हैं तो जिनको नहीं पता तो वो खड़े हो जाएं। खड़े होके अपने दोनों पाँव बराबर मुनासिब फासले पे, और दाएं बाएं वो नहीं होने चाहिए, उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट सीधी, और थोड़ा सा हल्का सा पेट को अंदर खींच के हमने, और हथेलियां जो है हमारी बाजू नीचे स्ट्रेट बॉडी के साथ, और हथेलियां सामने की तरफ, पाम जो है आपके सामने की तरफ होते हैं। ठीक है, गर्दन बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई भी ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, नीचे झुकाव भी नहीं होना चाहिए, सामने बिल्कुल सीधी गर्दन। ठीक है, और हथेलियां सामने इस तरह से होंगे कि अंगूठे, आमतौर पे हथेलियां आपकी बैक साइड पे होती हैं, लेकिन अंगूठे बाहर वाली साइड पे होंगे, लेटरल साइड पे। जो आपकी छोटी उंगली है वो आपकी बॉडी की तरफ होगी, टच कर रही होगी। तो ये इस पोजीशन में अगर आप खड़े होते हैं तो ये कहलाती है एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो ये अनाटमिकल पोजीशन दिखाई गई है। ठीक है जी। अच्छा, अनाटमिकल पोजीशन में अगर आप देखें कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हेड की तरफ एक टर्म है कि जो चीज़ सर के तरफ होगी, ऊपर वाली साइड पे बॉडी के स्टार्ट में होगी, सर की जानिब होगी, करीब होगी, तो उसको हम कहेंगे ये सुपीरियर है। और पाँव के करीब जो चीज़ होगी वो होगी इन्फीरियर। ठीक है जी। अच्छा, आपकी सेंट्रल लाइन बॉडी की है, सेंट्रल लाइन से दूर जो चीज़ होगी वो उसको हम कहते हैं लेटरल, और जो चीज़ सेंट्रल लाइन के करीब होगी हमारे बॉडी पार्ट्स उसको हम कहते हैं मीडियल। ठीक है जी। फिर आ जाता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल हम कहते हैं कि हमारी बॉडी पार्ट्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं उनका ओरिजिन, वो उनका ऊपर वाला हिस्सा स्टार्ट वाला, वो प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है। जैसे कि हड्डी है, ह्यूमरस हड्डी की एग्जांपल दी गई है कि ह्यूमरस हड्डी कंधे से निकल रही है, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, और एल्बो तक जा रही है, एल्बो वाला सिरा इसका डिस्टल एंड कहलाता है। ठीक हो गया जी। जी। अच्छा, उसके बाद है इसमें डॉर्सल वेंट्रल नहीं दिया गया। डॉर्सल और वेंट्रल ये एक जिस्म हमें फ्रंट से नज़र आ रहा है, तो इसके फ्रंट पार्ट को सामने को हम कहते हैं जी कि ये हमारा वेंट्रल पार्ट है। या वेंट्रल के साथ साथ एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्या नाम है उसका, एंटीरियर। एंटीरियर और वेंट्रल, फ्रंट को कहते हैं, सामने को कहते हैं। डॉर्सल और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर बैक साइड वाले पिछले, और डॉर्सल भी हमारी बैक साइड की बॉडी है, उसको हम कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे। ठीक है जी, कि जब आपको सिर्फ ये पता चलेगा, आप ये याद कर लेंगे कि लेटरल मीडियल में क्या फ़र्क है, सुपीरियर इंफीरियर में क्या फ़र्क है, ठीक है जी, प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या फ़र्क है, तो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स आपको उसमें पूछा होगा कि फ़लाँ बॉडी पार्ट जो फ़लाँ से इंफीरियर है या सुपीरियर है। सुपरफिशियल और डीप ही है कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन स्किन के करीब है उनको हम सुपरफिशियल कहते हैं, और जो अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है, अंदरूनी हिस्से में बॉडी के, वो हमारे डीप ऑर्गन्स कहलाते हैं, या डीप मसल भी हो सकते हैं वो। ठीक है। तो सुपरफिशियल और डीप क्या है, प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या है, लेटरल और मिडल क्या है। ठीक है जी। तो ये सवाल आपसे बार बार उसमें प्रैक्टिस होगी, तो इसको ज़रूर आपको आना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। इन्हीं टर्म्स की डिटेल लिखी हुई है जी। अगर आप देखें तो वो कहते हैं जी कि सुपीरियर सर की जानिब, और लेग जो है एग्जांपल भी दी हुई है, पहले डेफिनेशन है। जैसे कि लेग जो है वो सुपीरियर है पाँव से, लेग ऊपर होती है, हेड की तरफ ज़्यादा है, तो वो सुपीरियर पाँव से। इस तरह इन्फीरियर है पाँव के करीब, तो पाँव जो है वो इन्फीरियर है लेग से। ठीक है जी, नीचे कमतर। तो एंटीरियर, ये चीज़ वैसे मैंने बता दी है, सिर्फ एग्जांपल दी हुई है कि एंटीरियर सामने की तरफ और पोस्टीरियर बैक साइड पे। तो मिसाल दी हुई है कि नोज़ जो है वो एंटीरियर है आपका कान से। ठीक है, नोज़ सामने है, कान पीछे है, तो एंटीरियर है। सेम यही चीज़ मैंने आपको बताया ना, आप एक तरफ से वो बुक खोल लें एमसीक्यूज़ की, और एक तरफ से ये देखते जाएं। इसी तरतीब से उन्होंने ये यहाँ से मटेरियल लिया है और वो बुक में पुट कर दिया है अपने अल्फाज में ज़रा। ठीक है जी। तो खैर इसको आप देख लें। फिर मीडियल है, लेटरल है, प्रॉक्सिमल डिस्टल, सुपरफिशियल डीप आपको बता दिया। पेरिफेरल, हाँ एक नई चीज़ आई है। पेरिफेरल क्या है? वो कहते हैं जी कि एक, जिस तरह हम कहते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल हम मरकज़ी कहते हैं, यहाँ पे सेंट्रल नहीं लिखा हुआ। सेंट्रल हमारा है जिस तरह से नर्वस सिस्टम है ना, आप उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है, रीढ़ की हड्डी बॉडी के सेंटर में है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन जो है हमारा दिमाग वो भी सर के सेंटर में है। अच्छा जी, वैसे पूरे सर में है, लेकिन मतलब बॉडी के हिसाब से अगर सर देखा जाए तो वो सेंटर में होता है।
तो पेरिफेरल, वहाँ से जो नर्व निकल के पूरी बॉडी की तरफ जा रही हैं उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हैं और चाहे वो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है जी कि बॉडी के कुछ पार्ट्स, रीजन्स, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट एक टर्म्स हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि बॉडी के कुछ एरियाज हैं जिनमें याद रख लें, आपका हेड है, नेक है, थोरैक्स है, थोरैक्स हम कहते हैं चेस्ट रीजन को, थोरैकिक भी इसको कहते हैं, या थोरैसिक या थोरैकिक जो भी आप पढ़ लें, थोरैक्स भी कह देते हैं, एब्डोमेन पेट का रीजन और पेल्विक रीजन। ये हमारा है जी एक्सियल बॉडी, यानी एक्सियल हम कहते हैं सेंट्रल बॉडी सिस्टम, बॉडी पार्ट्स। फिर आ जाता है अपेंडिकुलर। ठीक है, अपेंडिकुलर में आपके लिम्ब्स आ जाते हैं। अच्छा, लिम्ब्स के हवाले से हम कहते हैं जी कि हमारे बॉडी के बाजू और लेग्स, आर्म्स एंड लेग्स को हम लिम्ब्स कहते हैं, या एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिटीज़। अपर एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि बाजू हो गया, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हमारी लेग्स होगी। ठीक है जी, मज़ीद इसमें आप अगर गौर करेंगे तो इसके बॉडी के कुछ रीजन्स आपको दिखाए गए हैं। जिस तरह से ऊपर है जी, ये ज़रा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है पिक्चर में, तो बहरहाल ये कोई पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है जी? एपिगैस्ट्रिक रीजन, गैस्ट्रिक हम कहते हैं जी कि हमारे स्टोमक को, तो स्टोमक वाला जो रीजन है, फिर उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। ठीक है, और लंबर रीजन जो हमारा, और अम्बिलिकल रीजन जो हमारा नाभ का एरिया है। क्या इसी तरीके से ये सारे मुख्तलिफ एरियाज लिखे हुए हैं, इनको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। पहले एंटीरियर साइड है, फिर दूसरी साइड पे पोस्टीरियर है। ओके जी, उसके बाद फिर आ जाता है हमारा बॉडी के कुछ प्लेन्स और सेक्शन। प्लेन्स आपने पढ़े हुए हैं बायोमैकेनिक्स में भी बड़े अच्छे से। प्लेन्स हम कहते हैं जी कि कोई एक इमेजिनरी सरफेस है जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ हिस्सों में कट कर रही है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में कट कर रही है। ठीक है, इमेजिनरी तस्वुराती एक फ़र्ज करते हैं कि जी ये लाइन हमारी बॉडी को इस तरह से कट कर रही है, लेफ़्ट राइट में कट कर रही है, और फ्रंट बैक में कट कर रही है, ओब्लिक कट कर रही है, वगैरह वगैरह। ओके जी, तो ये उनको दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है जी प्लेन्स। प्लेन में हमने पढ़ा कि कोई एक इमेजिनरी सरफेस है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी जो बात हमने पढ़ी थी वो एक्सियल पढ़े थे, या एक्सिस हमने पढ़े थे। एक्सिस हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन, याद रख लें। एक्सिस इमेजिनरी लाइन होते हैं और प्लेन होते हैं सरफेस को, सतह को। जैसा कि किसी गाड़ी का, मोटरसाइकिल की अगर हम बात करें तो मोटरसाइकिल का व्हील के अंदर जो एक एक्सियल होता है वो एक लाइन गुजर रही है। ठीक है, वो लेफ्ट टू राइट गुजर रही है, और उसके बिल्कुल 90 के एंगल पे व्हील मूव करता है। ठीक है, अच्छा, तो लाइन जो है वो हमारी बॉडी में से अगर हम इमेजिनरी गुजारें तो सेंटर से गुजारें, फ्रंट से बैक से, लेफ्ट टू राइट गुजारें, ऊपर से नीचे गुजारें, तो उस वक्त फिर बॉडी की क्या मूवमेंट्स होगी, ये हमने डिटेल से, तो वैसे आपने वो लेक्चर पढ़ा हुआ है तो दोबारा उसको वीडियो फॉर्म में था मेरा ख्याल है, उसको दोबारा देख लीजिएगा। है सबके पास वो? चले दोबारा देख लीजिए, उसको दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि वो पहले हमने पढ़ा हुआ है, लिहाजा इस पर इतना ज़्यादा टाइम हम नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें ये हमने देखना है कि जी जो प्लेन्स की टाइप्स हैं, सैजिटल प्लेन है। ठीक है जी, ये हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट में कट करता है, और कोई बताएगा कि इसका क्या आपको ट्रिक बताया था कि इसमें फिर मूवमेंट कौन सी होंगी, कि इमेजिनरी एक सरफेस है। ठीक है जी, एक
पेज है या एक कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को सर से लेके नीचे तक पूरे धड़ को लेफ्ट और राइट में कट कर रही है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि दीवार, जी, दीवार के साथ खड़े हो जाएं और अपने आप को सजेस्ट करें कि आपका अगर लेफ्ट साइड की दीवार है तो आप देख लें कि लेफ्ट हाफ आपका दीवार के साथ बिल्कुल चिपक के खड़े हो जाए। अब लेफ्ट साइड पे आपकी दीवार है, ठीक है जी। तो मूवमेंट आपकी कौन सी होगी कि आप ना लेफ्ट साइड पे जा सकते हैं ना राइट साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे दीवार है तो राइट साइड पे भी आप मूव नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे, आगे की तरफ बेंड होंगे या पीछे की तरफ बेंड होंगे, और इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। जी, क्या फ्रंटल होगी? मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। फ्रंटल मूवमेंट क्या होती है? फ्रंटल मूवमेंट कौन सी होती है? हाँ, तो उसको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहते हैं ना भाई। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन। जैसे कि सर को आपने झुकाया, फ्लेक्शन हो गई, ऊपर लेके आए, एक्सटेंशन हो गई, और सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले गए तो ये एक्सटेंशन होती है। ठीक हो गया। इसी तरह बाजू है, इसको आपने एल्बो जॉइंट के ऊपर फ्लेक्स किया, ठीक है, और वापस लेके गए, एक्सटेंशन। इसी तरह लेग की मूवमेंट है, ठीक हो गया। तो पाँव की हो गई। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन ये मूवमेंट हो सकती है सैजिटल प्लेन में। ठीक हो गया जी। अच्छा, और आपको बताया था कि जो सैजिटल प्लेन है ना, इसके साथ साथ जो एक्सिस होगा वो होता है फ्रंटल एक्सिस, और जो फ्रंटल एक्सिस है उसके साथ फ्रंटल प्लेन है उसके साथ सैजिटल एक्सिस होगा। ठीक है। और तीसरा जो है हमारा कौन सा है? ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है जी। जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के गिर्द। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा याद करनी है। उसी हॉरिजेंटल, देखें, एक प्लेन और एक एक्सिस। प्लेन अगर हमारा है फॉर एग्जांपल हॉरिजेंटल प्लेन है, यानी कि जो अपर और लोअर बॉडी में से कट रहा है, यानी कि दरमियान से एक सतह गुजरी है हमारे पेट के एरिया से, लेग्स अलग हो रही हैं, ऊपर वाला धड़ अलग हो रहा है, ये है प्लेन। ये प्लेन कौन सा है? ये है जी हमारा हॉरिजेंटल प्लेन। अब इस प्लेन में एक्सिस भी साथ होगा। एक्सिस कौन सा होगा? वो एक्सिस होगा हमारे सर से नीचे सीधी लाइन, एक स्लाब जा रही है, रॉड जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। समझ आ गई बात? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस उसके साथ है। तो अब मूवमेंट कौन सी होगी इसमें? फिर रोटेशनल मूवमेंट होती है। फ्रंटल प्लेन के साथ साथ जो एक्सिस होगा वो होता है हमारे पास, बताते नहीं है, सैजिटल एक्सिस। ये इतनी दफ़ा मैंने डिटेल से बताया है, लेकिन आप लोगों को ये बात नहीं समझ आई मेरा ख्याल है। कोई बता सकते हैं कि आपको ये क्लियर हुए या नहीं हुए? जी, जब आप पूरे ध्यान से बैठेंगे ना तो तब क्लियर होंगे। मैं कैसे बताऊं? मेरा ख्याल है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है तब नहीं भूलना चाहिए। ये मिसाल दुनिया जहान में आपको नहीं मिलेगी। मैंने आपको बताया कि दीवार के साथ खड़े हो जाएं, इतना तो पता है ना, सैजिटल प्लेन जो लेफ्ट और राइट में कट करता है। अच्छा, आप लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट बाजू जो है ना दीवार के साथ, अभी खुद परफॉर्म करेंगे ना, आप लोग तो बैठे रहते हैं, आप खड़े हो जाएं दीवार के साथ, लेफ्ट साइड लगा लें, ठीक है, और देखें कि क्या आप लेफ्ट साइड पे झुक सकते हैं। आगे तो दीवार है, नहीं जा सकते। तो जब लेफ्ट साइड के साथ नहीं जा सकते तो फर्ज कर लें कि आप चिपके हुए हैं, आप राइट साइड पे भी मूवमेंट नहीं कर सकते। फिर कैसे होंगे? आप बॉडी को बेंड कर सकते हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ। ऐसा है कि नहीं है? हाँ जी, अगर ऐसा है तो हमने ये एग्जांपल देखी सैजिटल प्लेन की, कि ये लेफ्ट और राइट में कट करता है और इसमें मूवमेंट होती है। सवाल जो आता है वो वहाँ पे भूलते हैं। मूवमेंट इसमें होती है फ्लेक्शन की, एक्सटेंशन की और हाइपर एक्सटेंशन की। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप
उसी तरह दीवार के साथ खड़े हो जाएं लेकिन डायरेक्शन चेंज कर लें। अब अब आपने जी माइक ऑफ कर दें जी। अब आपने अपनी कमर लगा लेनी है दीवार के साथ, ठीक है जी। अब फर्ज करना है कि जो हमारा फ्रंटल प्लेन है वो एक सतह गुजर रही है हमारे ऊपर सर से लेके नीचे पाँव तक। ये हमारी लेफ्ट से राइट आप कह लें कि बॉडी को फ्रंट और बैक में कट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट में नहीं, गुजर लेफ्ट से राइट रही है लेकिन ये हमारी बॉडी को कट कर रहा है किसमें, फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक में, जी जी फ्रंट और बैक में। अब मैं दीवार के साथ खड़ा हूं, अब मैं दीवार को पीछे की जाने बॉडी को नहीं धकेल सकता, यानी कि और आगे की तरफ भी नहीं आ सकता। जब पीछे नहीं जा सकता तो दीवार के साथ चिपका हुआ हूं, आगे भी नहीं आ सकता। तो प्लेन कौन सा है, ये फ्रंटल प्लेन है, ठीक हो गया। लेकिन इसमें जो मूवमेंट हो रही है वो इसमें मैं ना आगे की तरफ बेंड हो रहा हूँ ना पीछे की तरफ। फिर क्या है, मैं लेफ्ट साइड पे झुक सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, राइट साइड पे भी मूव कर सकता हूँ। समझ आ रही बात कि नहीं? अच्छा जी तो इसमें साइड पे बेंड करने को हम कौन सी मूवमेंट कहेंगे? गुड, एडक्शन और एबडक्शन। सेंट्रल सेंट्रल पॉइंट से मिड लाइन से आप दूर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, ठीक हो गया। समझ आ रही बात, ठीक है ना? हाँ जी। अब फर्ज करें कि तीसरा जो हमारा है ट्रांसवर्स प्लेन। अब ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ये हमारी बॉडी को पेट के एरिया से कट करता है। निचला धड़ नीचे अलग और ऊपर वाला धड़ अलग हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ट्रांसवर्स भी इसको कहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम दोनों ऊपर वाली मूवमेंट नहीं कर सकते, एडक्शन अबडक्शन भी नहीं कर सकते, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी इसमें हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे रोटेशन, गोल घूम जाएंगे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ठीक है जी। तो रोटेशनल मूवमेंट हमारे हो सकती है। वो रोटेशनल मूवमेंट अगर बॉडी पार्ट्स में ऊपर से सर से आपने देखना है कि सर को लेफ्ट साइड पे घुमाएं, राइट साइड पे घुमाएं, ठीक है, ये रोटेशन है। और फिर धड़ को आप घुमाएं, ठीक है, कमर के एरिया से ऊपर हम इसको घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ये हो गई रोटेशन, ठीक है। इसी तरह लेग्स में थोड़ी सी रोटेशन होती है। तो ये हमारा है जी प्लेन कौन सा, ट्रांसवर्स प्लेन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि यही मूवमेंट जी, हाँ जी। अच्छा, अब जो भूलने वाली बात है मूवमेंट, चलें अब मेरा ख्याल है कि इस तरह से याद हो जानी चाहिए, वरना कोई ऐसा तरीका और नहीं है कि आपको ये चीज़ें समझ वहाँ से ज़्यादा आ जाए। अच्छा, अब जो भूलने वाली बात है वो ये है कि कौन से एक्सेस के साथ कौन सा प्लेन होता है। तो सबसे पहले आपने प्लेन और उसकी मूवमेंट याद करनी है, उसी के साथ साथ उसके अपोजिट एक्सेस याद कर लेने हैं। हमने पढ़ा सैजिटल प्लेन, तो सैजिटल प्लेन की जो हरकत है ना, वही सेम हरकत होंगी फ्रंटल एक्सेस में, और जो फ्रंटल प्लेन है उसमें जो हरकत हो रही है वो मूवमेंट सैजिटल एक्सेस में होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब जो ट्रांसवर्स प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसकी जो मूवमेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में देखी जाएंगी, ठीक है जी। समझ आई बात? तीसरा है जी ओब्लिक प्लेन, ठीक है। ओब्लिक हम कहते हैं जी कि हमारे बॉडी पार्ट्स अगर थोड़ा सा कुछ तिरछा कट कर लें, जैसे अगर आप सलाद कट करते हैं तो कोई ऐसे अंदाज में आप कट करें, थोड़ा सा तिरछे अंदाज में, डेकोरेशन के लिए जैसे आप कट करते हैं। तो ये कोई इतना ख़ास प्लेन नहीं है, ना ही सिर्फ नाम तो इसका है, लेकिन इसको कोई मतलब इसकी कोई मूवमेंट ख़ास इतनी नहीं है। तो सिर्फ ऊपर वाले 3 प्लेन हैं जिनकी मूवमेंट्स आपने देखनी है और वो याद करनी है जी। इनमें अभी कोई कंफ्यूजन है तो बता दें।
किसमें? फ्रंटल प्लेन में सर्कमडक्शन कैसे हो सकती है बताओ? हाँ जी, सर्कमडक्शन होती है कि आप एक सर्कुलर रोटेशन करें। हाँ, तो सर्कुलर तो इसमें नहीं हो रही। हाँ जी, ट्रांसवर्स में वो पॉसिबल है। जी, आगे ये मुख्तलिफ प्लेन इमेजिनरी लेयर्स दिखाई गई हैं। इनको अगर आप एक दफ़ा देख लेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है जी बॉडी कैविटीज़। अच्छा जी, बॉडी कैविटीज़ हमारी बॉडी में कुछ अल्लाह ताला ने अ, जिस तरह बॉडी के कुछ रीजन है, इसी तरह बॉडी की कैविटीज़ हैं। ठीक है जी। यानी कि बड़े बड़े खला, कैविटी का मतलब है खला, खाली जगह। उस खाली जगह के अंदर जैसा कि कमरा एक चार दीवारों से मिलकर बना हुआ है और उसके अंदर पूरी स्पेस है, खाली जगह है, और खाली जगह के अंदर हम जनाब बेड रख दें, टेबल रख दें, चेयर रख दें, सोफ़ा रख दें, कुछ भी रख दें, तो वो उस कमरे के अंदर जो जो चीज़ें रखी होती हैं ना, वो उनकी एक मखसूस जगह है। ड्राइंग रूम में अलग चीज़ें होती हैं, किचन जो है उसमें अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो स्टोर रूम है उसमें अलग चीज़ें होती हैं। हमारी बॉडी के भी कुछ ऐसे मखसूस कुछ कैविटीज़ हैं, कुछ कमरे हैं। हर एक उस खला में अलग अलग चीज़ें अल्लाह ताला ने रखी हैं। ठीक है जी। जैसे कि सबसे पहले हम कहते हैं जी कि हमारा वेंट्रल बॉडी कैविटी इन्होंने दिया हुआ है कि जी फ्रंट से आ, जो फ्रंट से हमें नज़र आ जाता है ना, सबसे बड़ी हमारे बॉडी के दो हिस्से हैं। एक थोरैसिक कैविटी और दूसरा है एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी इसमें हम कहते हैं कि चेस्ट, और इसमें जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और दिल है, हार्ट आ जाते हैं और लंग्स आ जाते हैं दोनों। ठीक है, ये इसमें पाए जाते हैं पसलियों के अंदर। और उसके बाद फिर आपने पढ़ा होगा कि एक डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम जो है एक मस्कुलर शीट होती है जो पसलियों के बिल्कुल नीचे, फेफड़ों के बिल्कुल नीचे होती है, और वो हमारे थोरैकिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रही है। फिर नीचे स्टार्ट हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें स्टमक नज़र आता है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियाज है, वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे आर्गन उसमें पाए जाते हैं। तो ये इन दोनों कैविटीज़ को हम कहते हैं वेंट्रल बॉडी कैविटी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें नीचे एब्डोमिनल कैविटी से नीचे जो हमारा अम्बिलिकल एरिया है या नाक का एरिया है, उससे नीचे अगर हम देखते हैं तो वो पेल्विक कैविटी कहलाता है। ठीक है, और उसमें हमारे ये यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव आर्गन्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। अब अगर हम डॉर्सल बॉडी वॉल को देखें तो डॉर्सल बॉडी कैविटी, डॉर्सल का मतलब क्या है? बैक साइड। ठीक है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो जी ये हमारा सेफेलिक कैविटी है, और सेफेलिक कैविटी में देखिए ना कि जी ये रीढ़ की हड्डी कहाँ पे है, बैक साइड पे है या फ्रंट पे है? पसलियाँ फ्रंट पे। ठीक है, और इनकी बैक साइड पे हमारी रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी, डॉर्सल बॉडी कैविटी, ये ज़रा फ़र्क आपने देखना है। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर मोहरे जो हैं वो उनमें खला होता है और कैविटीज़ होती हैं, खला को ही कैविटी कहते हैं। उसी के अंदर स्पाइनल कार्ड आ रहा है, या हमारी जो दिमाग खोपड़ी है। ठीक है, ये भी उसी से जुड़ी हुई है। तो क्रेनियल कैविटी, इसके अंदर हमारा ब्रेन है। ठीक हो गया जी, क्लियर है यहाँ तक? जी, ओके जी। रिव्यू क्वेश्चन है कुछ। ये चैप्टर फर्स्ट था, इसके रिव्यू क्वेश्चन है जी। जल्दी जल्दी ये आप बताते जाएं कि अनाटमिकल टर्म अपोजिट टू लेटरल, लेटरल के अपोजिट कौन सा होता है जी? जल्दी से बताएं।
medial. Good, good. When structure and function coordinated, the body gets relative stability. जब हमारा बॉडी, हाँ तो ये होम्योस्टेसिस, गुड हो गया। तो इसी तरीके से आपको आनी चाहिए कि जब आप अभी एक क्वेश्चन पढ़ें, आपको आंसर उसका पहले से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अनाटॉमिकल पोजीशन। हाँ जी, कौन सी डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है? बॉडी अनाटॉमिकल पोजीशन के वाले से, बॉडी फेसिंग फॉरवर्ड बिल्कुल होती है। हेड टर्न टू साइड, मैंने आपको कहा कि सर बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होना चाहिए, तो बी जो है वो अनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं आता। अ प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, हाँ जी क्या होता है, कौन सा प्लेन होगा? फ्रंटल प्लेन होगा। तो इसमें है फ्रंटल प्लेन, हाँ क्रोनल और फ्रंटल प्लेन जी। हाँ इसका दूसरा नाम भी है क्रोनल, क्रोनल और फ्रंटल प्लेन एक ही है जी। एब्डोमिनल कैविटी कंटेन द, एब्डोमिनल कैविटी में क्या चीज़ें होती हैं जी? ऑप्शन सी में लीवर है, स्प्लीन है, स्टोमक है, बिल्कुल ठीक हो गया। और हार्ट और लंग्स थोरेसिक कैविटी में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी में आता है, ठीक है। ओके जी, ये था आज का एक पहला चैप्टर, ठीक है। 2 मिनट आप लोग ज़रा रेस्ट कर लें, फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।